नमस्कार जी। रचना कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बनकर आए हैं डॉक्टर अजय शर्मा जी। आपका अभिनंदन है, स्वागत है सर। शिरोमणि हिंदी साहित्यकार डॉक्टर अजय शर्मा पंजाब के हिंदी साहित्य की ऐसी विभूति जो अपनी अजस्र लेखनी से चरेवेती की धुन बजाती नित्य नई कृतियों से साहित्य गगन मंडल को देदीप्यमान कर रही है। उनकी लेखनी, लेखकीय साधना साहित्य रूपी समुद्र से कितने हीरे, कितने जवाहरात, कितने मोती सागर तट तक छान कर ले आई है, ये महनीय है। कितनी ही विख्यात रचनाओं के सुविख्यात लेखक डॉक्टर अजय शर्मा पंजाब के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनकी लेखनी कहानी से लेखन कार्य आरंभ करती है, लकीर दे आर पार। उपन्यास की ओर बढ़ती है तो 13 उपन्यासों की एक साहित्यिक श्रृंखला आरंभ होती है, जो चेहरा और परछाई, खुली हुई खिड़की, आकाश का सच, बसरा की गलियां, काल कथा, शहर पर लगी आंखें, 9 दिशाएं, भगवा, कागज कलम न लिखनहार, समंदर और सफ़ेद गुलाब, कमरा नंबर 909। नाटककार के रूप में 5 नाटकों के रचयिता मानवीय संवेदना के अन्य पहलुओं पर पैनी दृष्टि रखते हैं। उनके लिखित उपन्यास विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे हैं। उन पर एमफिल, पीएचडी के थीसिस लिखे जा रहे हैं। उनकी प्रतिभा सर्वांगमुखी है। वे पत्रकार भी हैं। पंजाब के सुप्रसिद्ध दैनिक पत्रों से जुड़े हुए हैं। हिंदी पत्रकारिता में सक्रिय डॉक्टर अजय शर्मा साहित्य सिलसिला नाम की साहित्यिक पत्रिका के मनस्वी संपादक हैं। पटकथा लेखक हैं। व्यवसाय से डॉक्टर हैं। डॉक्टर अजय शर्मा शिरोमणि हिंदी साहित्यकार डॉक्टर अजय शर्मा जी कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, पत्रकार हैं, नाटककार हैं, पटकथा लेखक हैं और व्यवसाय से डॉक्टर भी हैं। आप अपने विविध आयामी, बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ हिंदी साहित्य में एक मुकाम रखते हैं, स्थान रखते हैं। आप साहित्य सिलसिला नाम की एक पत्रिका का भी संपादन करते हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला आरंभ करते हैं डॉक्टर अजय शर्मा जी से। डॉक्टर अजय शर्मा जी, जैसा कि अभी मैंने बोला, आप कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं और डॉक्टर भी हैं। तो इन सभी रूपों में आपको अपना रूप कौन सा पसंद है, प्रिय है, या आपको लगता है कि ये जुनून आपके ऊपर समय असमय हावी हो जाता है? आपने सवाल ठीक किया है। वैसे मुझे लगता है कि किसी ने किससे पूछा कि आपकी 2 आंखें हैं तो आपको कौन सी आंख अच्छी लगती है, तो दोनों आंखें अच्छी लगती हैं। लेकिन ये एक विकास का क्रम है जी। जैसे बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है जी, तो धीरे धीरे बड़ा होता है और खिलौने उसके अपने आप थोड़ी थोड़ी करके छूटते हैं, नए दोस्त बनते हैं, फिर आगे बढ़ता है, कॉलेज के दोस्त बनते हैं, उसके आगे बढ़ता है, फिर प्रोफेशन के दोस्त बनते हैं। धीरे धीरे ये चेंज है, एक बदलाव कुदरत का नियम है। तो इसी नियम के तहत एक लेखक भी बंधा होता है। जैसे आप बात कर रही हैं, मुझे कहानी पसंद है, उपन्यास पसंद है या नाटक पसंद है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कहानी लिखने से पहले भी हमें पत्र लिखना बहुत पसंद था। तो पत्रों का दौर भी था। हम तो संपादक के नाम पत्र लिखते थे, तो कितनी अखबारें खरीद लेते थे कि देखो हमारा पत्र छपा है। और ये आज का जो दौर आ गया है, जो मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है, आजकल सब कुछ लिखकर फेसबुक पर डाल दिया जाता है, सोशल मीडिया में लेकिन तब ऐसा नहीं था। हम लोग तो उन पत्रों को संभाल कर रखते, उन अखबारों को संभाल कर रखते। लेकिन बाद में फिर वहीं आता हूँ कि कहानी लिखनी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते शुरू हो गई जी। और कहानी लिखते लिखते एक समय ऐसा आया कि नहीं, और विकास होना चाहिए। उसी विकास के क्रम में मैंने उपन्यास लिखने शुरू हुए जी। रही बात नाटक लिखने की, तो नाटक लिखना बहुत इत्तेफाकन है। ऐसे ही मैं एक कार्यक्रम में दूरदर्शन पर आया, तो मुझे डॉक्टर लखविंदर जौल मिले। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने डीडी किसान नया शुरू हुआ था तब तो उन्होंने कहा कि एक सीरियल है आधारशिला जी, उसकी आपने स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है। तो मुझे उन्होंने थमा दिए, वो करनी है। तो बस मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करने लगा और करते करते मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए, नाटक की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे नाटकों की तरफ बढ़ा और नाटक लिखना शुरू कर दिया। और वैसे भी जो कहानी होती है, वो कहते हैं स्टिंग ऑन द टेल भी। यहाँ एक घटना है, एक घटना को हम एलैबोरेट करते हैं, जीवन का एक पक्ष है, बिल्कुल एक पक्ष है, जीवन का एक पहलू है।
रही बात उपन्यास की, तो उपन्यास पूरी सृष्टि का भी कह लो, पूरे ब्रह्मांड का जो हमारे अंदर है वही बाहर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जी। तो इसीलिए जो कि उपन्यास की यात्रा, उसमें पूरा समाज, उसमें जीवन का यथार्थ जी, उसमें भोगा हुआ या किसी से सुना हुआ सारा सच उसके बीच में आ जाता है, और एक पूरे विचार पर उपन्यास घूमता है। अगर विचार उसमें से माइनस कर दिया जाए तो मुझे लगता है उपन्यास खारिज हो जाता है, और उपन्यास में खतरे बहुत होते हैं, क्योंकि उपन्यास लिखने में आपको सालों साल लगते हैं। अगर लोग पढ़कर कहें कि ये उपन्यास अच्छा नहीं है तो आपकी सालों की मेहनत बेकार हो जाती है, जबकि कहानी में कोई कहता है कहानी अच्छी नहीं, आप एक और कहानी लिख देते हैं। तो ये एक मतलब विकास का क्रम है। आप कहानी लिखते हैं या उपन्यास या नाटक, ये रचनात्मक कार्य है, बिल्कुल। और आपका जो व्यवसाय है डॉक्टरी, हाँ जी, वो एक अलग तरह का वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ बिल्कुल व्यवसाय है ना। जी। तो आप इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं? मैं आपको बताता हूँ। मैं ना वैसे तो पत्रकारिता जर्नलिज्म करता रहा, मैंने लगभग 21 साल अखबारों में काम किया। अच्छा जी। और उसमें पार्ट टाइम मैं यहाँ एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जी, शिवम IVF सेंटर जी, और वो डॉक्टर कुमुद पसरीचा चलाती थी, उनकी कैंसर से डेथ हो गई जी। तो वहाँ एज ए मेल डॉक्टर जाता था। वहाँ IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मींस टेस्ट ट्यूब बेबी करते थे। मेल का सारा काम मैं देखता था, फीमेल का सारा काम वह देखती थी जी। तो मुझे लगता वो भी एक रचनात्मक कार्य था। बिल्कुल। तो मुझे वो जो क्लिनिक में बंद होकर बैठना, 20-25 डिब्बियों में अपना वजूद ढूंढना, वो अच्छा नहीं लगता था। मेरे अंदर छटपटाहट रहती थी। और ये लिखने के बाद मुझे लगता है कि सारा संसार, मैं सारे संसार से मिल गया हूँ। कहते हैं लोकल इज ग्लोबल, ग्लोबल इज लोकल। मैं लोकल से ग्लोबल हो गया, ग्लोबल से लोकल हो गया। बिल्कुल राइट। हाँ जी। आपने अभी अभी बोला कि कहानी जीवन का एक रूप है और उपन्यास एक बहुत वृहद फलक है। बिल्कुल जी। फिर कहानी से उपन्यास और फिर उपन्यास से नाटक की तरफ की आपकी यात्रा कैसे हो पाई? देखो बहुत अच्छी, मैंने बताया कि मैंने इत्तेफाकन लिखना शुरू किया जी। उसके बाद मैंने 5 नाटक लिखे। मेरा अभिप्राय ये है कि नाटक एक अलग तरह का विधा है जो रंगमंच से बाद में जाकर जुड़ जाता है। बिल्कुल, नाटक वही है जो रंगमंच से जुड़ता है, सीधे तौर पर जुड़ता है। उपन्यास में हम मनोविज्ञान दिखाते हैं जी। नाटक में हमें जो दिखाना है वही कहना है जी। ऐसा नाटक में क्या है कि नाटक में दर्शक है, हाँ जी, डायरेक्टर भी निकल जाता है जी, दर्शक और कलाकार जी, अभिनेता और दर्शक के बीच का रिश्ता, उसके बीच का रिश्ता है। उसके बाद ना बीच में लेखक है ना बीच में डायरेक्टर है जी। वो पहले रिहर्सल्स में हो सकता है, उसके बाद सब कुछ खत्म है। और नाटक में ये भी है, अगर हमने कहते हैं ना एक कील लगाई है जी, कील के ऊपर हमने तलवार टांगी है, अगर वो पूरे नाटक के मंचन में तलवार निकलकर बाहर नहीं आती, वो नाटक में उसका लटकाने का कोई मकसद नहीं है। जबकि जो उपन्यास है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। उसमें हम पूरा मनोविज्ञान घड़ते हैं, उसमें संवाद रचते हैं, इसमें मनोविज्ञान करते हैं। ये मनोविज्ञान की यात्रा करता हुआ अपने एक्सेल में घूमता है, वो संवादों की यात्रा के थ्रू हमारे दर्शकों तक पहुंचता है। आपको लगता है कि उपन्यास और नाटक में मूल संवेदना का भी कहीं अंतर आता है? मूल संवेदना का अंतर बिल्कुल आता है, क्योंकि मूल संवेदना जो नाटक है आपको डायरेक्ट देनी पड़ती है जी। और जो उपन्यास है उसमें आपको समझनी पड़ती है। ये दोनों में बेसिक अंतर है। या पाठक और उसका दर्शक का भी अंतर बिल्कुल अंतर हो गया, बिल्कुल हो गया। पाठक जो ग्रहण करता है वो अपने हिसाब से करता है, उसकी मनस्थिति कैसी है, वो उस समय किस मनस्थिति से गुजर रहा है। किसी वक्त कोई किसी को चीज़ अच्छी लग सकती है, किसी को कोई चीज़ बुरी लग सकती है, लेकिन नाटक में मैंने बताया ना सीधा रिश्ता है और सीधे रिश्ते से जुड़ता है, वो उसी के साथ अटैच होता है, इसलिए उसमें दोनों में बेसिक अंतर ये भी है। ये कहा जाता है कि हर कृति में, हर रचना में रचनाकार कहीं ना कहीं छिपकर बैठ जाता है। कि आपके उपन्यासों में, कहानियों में या नाटक में, मैंने आपके बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें से मुझे एक पात्र हैं डॉक्टर आकाश, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमेशा लगता है कि वो स्वयं साक्षात आप ही तो नहीं है। देखिए ये सवाल ना कई बार पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, रचना कोई भी हो जी, कथा वस्तु में कहीं ना कहीं लेखक हाजिर जरूर होता है जी। लेकिन मेरे उपन्यास क्योंकि फर्स्ट पर्सन में लिखे गए हैं, हाँ जी, तो फर्स्ट पर्सन होते के नाते कई लोग ये समझते हैं कि शायद डॉक्टर आकाश मैं ही हूँ, लेकिन हम कोई सच्ची कहानी नहीं बता रहे हैं, जिसका नाम ही फिक्शन है। फिक्शन का मतलब यही है इमेजिनेशन ऑफ फ्लाइट्स, कि आपकी इमेजिनेशन ऑफ फ्लाइट्स कितनी ऊंची है। जितनी ऊंची फ्लाइट इमेजिनेशन की है उतनी ही बड़ी रचना होगी। अगर मैं कहता हूँ ये एकदम भ्रम है, एक मिस्ट्री है, ये मैं हूँ या नहीं हूँ, ये सत्य है या असत्य है, और मुझे लगता है ये मिस्ट्री जो है बनी रहनी चाहिए। मिस्ट्री हमारी सफल रचना का बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बनती है। अगर उसमें मिस्ट्री ना हो
तो वो उपन्यास भी कहीं ना कहीं आधा अधूरा रह जाता फीका है। पड़ बिल्कुल, जाएगा। हाँ जी, बहुत सहमत हूँ आपकी बात से। धन्यवाद। एक सवाल और है अजय जी, जी आपका एक उपन्यास चर्चित रहा, बहुत सराहा गया, बसरा की गलियाँ। ठीक है जी। बसरा की गलियों में एक खास तरह की मार्मिकता थी, संवेदना थी और एक दृश्य घड़ने में एक कौशल नजर आया। वो सारा कुछ एक कल्पना थी, आपकी सोच का एक बिंदु थे, या फिर आप स्वयं इराक की यात्रा पर गए थे? देखिए, मैं इराक गया था 85 में, 1.5-2 साल वहाँ पर रहा। तब जी। इराक ईरान वॉर चल रही थी, जी। शेलिंग हमारे कैंपों पर भी होती थी। मैं क्योंकि डॉक्टरी प्रोफेशन में था, एक ट्रांसलेटर के तौर पर गया था। जो जी। एशियन लेबर थी वहाँ पर, उनकी बात डॉक्टर तक पहुँचानी जी। और डॉक्टर की बात उन तक पहुँचानी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। जी तो वहाँ मैंने बहुत कुछ देखा, इराक ईरान वॉर देखी। लेकिन ये जो उपन्यास है, उपन्यास मैं वहाँ गए 85 के करीब, जी जी लेकिन उपन्यास लिखा गया 2004 में छप कर आया। तो इतना लंबा गैप है मेरे अंदर। कहीं ना कहीं वो पात्र थे, मैं सोचा तो कोई कहानी लिखूंगा, लेकिन एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि मुझे उपन्यास लिखने के लिए बाध्य होना पड़ा। मैं तब जी। एक अखबार में काम करता था, बहुत बड़ी अखबार थी। जी तब उन्होंने कहा कि इराक, यूएई ने फौजें अपने तैयार कर ली हैं, इराक पर अटैक होने वाला है, हाँ जी। कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो इराक पर हमें एक संस्मरण लिख दे। जी तो मैंने घर आकर अपने पत्नी से बात की, तो उन्होंने कहा तो शादी से पहले तो आप भी इराक गए थे, जी तो क्यों ना हो कि आप ही एक संस्मरण लिख दो। मैंने एक संस्मरण लिखा और मैंने जाकर संपादक की टेबल पर रख दिया। उसने पढ़ा और कहा कि बहुत अच्छा है। जी फिर उसने कहा कि अगले दिन फिर कहा, देखिए फौजें आ गई हैं, अभी अटैक होने ही वाला, एक संस्मरण और लिखवा दो। और लिख दीजिए। मैंने एक संस्मरण और लिखा, तो वही बात फिर हुई, एक संस्मरण और लिख दो। जी। फिर मैंने बिल्कुल मना कर दिया, मैं कही मैं संस्मरण नहीं लिखूंगा। वो कहते क्यों? मैंने कहा मेरा उपन्यास चल पड़ा है, मेरे जी। अंदर का जो उपन्यासकार है वो जाग गया लिखते लिखते, तो मैं अब ये संस्मरण नहीं लिखूंगा। 2003 की बात है, मैंने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। 2000 छप कर 2004 जी। में बाहर हुआ और 2006 में वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में MA भाग 1 के कोर्स में लग गया और आज जी। 15 साल से वहाँ पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद फिर यही उपन्यास पंजाबी विश्वविद्यालय में भी MA पार्ट 1 में लगा और आज कई सालों से वहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। अब मेरे जानकारी में है कि आपके अन्य उपन्यास भी भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जा रहे हैं। जी, मुझे और तो उनको पाठ्यक्रम में लाने के पीछे तात्पर्य क्या समाज को कोई ऐसा संदेश या युवा पीढ़ी के लिए कोई रास्ता खोलने की बात है आपके उपन्यासों के माध्यम से? बिल्कुल, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि मेरे उपन्यासों मैंने आकर जो एक एक्सपेरिमेंट किया वो ये था कि मैंने हीरो हीरोइन के कंसेप्ट को तोड़ा। यानी हीरो हीरोइन मीन्स नायक तो होगा ही, नायिका भी होगी, लेकिन हीरो हीरोइन जिसको कहते हैं एक लव स्टोरी या ट्रायंगल लव, वो सारे कंसेप्ट को तोड़कर मैंने सामाजिक परिस्थितियों को लेकर, सामाजिक यथार्थ को लेकर, उसमें कल्पना का पुट देकर उपन्यास लिखे। मेरे सारे उपन्यास ऐसे ही हैं, किसी भी उपन्यास में ऐसे डायरेक्ट हीरो हीरोइन नहीं है, परिस्थितियाँ ही हीरो बनती हैं, परिस्थितियाँ हीरोइन बनती हैं। मैंने जितने आपके उपन्यास पढ़े हैं और जो नाटक भी जलालुद्दीन देखा है, आपके जो नायक और वही बात नायिका हैं वो एक टिपिकल नायक नायिका नहीं है, वो डरे हुए भी हैं, वो सहमे हुए भी हैं, वो वीरोचित भावनाओं वाले नायकोचित या नायिकाओं वाली भावनाओं वाले पात्र नहीं हैं। वो एक साधारण जीवन से उभर कर आते हैं और उतनी ही सारे पूर्वाग्रहों से भरे हुए हैं जितने हम लोग अमूमन आमतौर पर भरे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसके पीछे है कि ये गहन अध्ययन है समाज का। बिल्कुल, देखिए ये हमारी जिंदगी भी है ना, वो भी अनप्रेडिक्टेबल है, मिस्ट्री है लाइफ, फ्यूचर इज ऑलवेज मिस्ट्री। तो इसलिए उपन्यासों में भी यही बात चलती है, जैसे हमारा जीवन है वैसे उपन्यास के पात्र भी हैं। उपन्यास के पात्र भी सहज हैं, हमारा जीवन भी सहज है। किसी भी मोड़ पर कुछ भी हो सकता है, उपन्यासों में भी हो सकता है और हमारी ज़िंदगी में भी हो सकता है। यथार्थ और कल्पना का पुट दोनों को मिश्रित करके हम उपन्यास घड़ते हैं, तो उपन्यास और कल्पना का जो पुट है वो सारे उपन्यासों में मिलता है। यही कारण है कि वो अपनी सहजता नहीं खोते जी, जो पाठकों को जल्दी स्वीकार्य हो जाते हैं। आपकी बात से सहमत हूँ। आपका एक उपन्यास है आकाश का सच। बिल्कुल, वो पत्रकारिता की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है जहाँ तक मुझे पता है। हाँ जी। तो क्या उस जगत की कुछ ऐसी समस्याएं या विद्रूपताएं या मैं कह सकती हूँ कुछ विशिष्टताएं थी जिन्होंने आपको मजबूर किया? बिल्कुल, देखिए ये उपन्यास आया 2003 में जी। 99 में यहाँ पंजाब में 2 अखबारों का पदार्पण होता है, नई अखबारों का जी, जिन्होंने हमें पत्रकारिता सिखाई। इससे पहले पंजाब में पत्रकारिता ऐसी नहीं थी जैसे उन्होंने की, अलग बीट है, अलग रिपोर्टर है जी। वो एक स्वर्णिम दौर था पत्रकारिता का। तब मैं भी अपनी क्लिनिक छोड़कर पत्रकारिता में कूद गया। हालांकि घर वालों ने विरोध किया,
कि इतनी कमाई छोड़कर आप पत्रकारिता में जा रहे हैं, बहुत कम पैसे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा अपना जुनून है। मुझे लगता था अगर मैं पत्रकारिता में जाऊँगा तो बड़ा उपन्यासकार बन सकता हूँ, लेकिन ये भी मेरा वहम था। ऐसा कुछ नहीं है। अखबारें आपको बनाती नहीं है कुछ भी। आप जिस अखबार के लिए काम करते हैं वो आपका शोषण करते हैं, वो आपको कुछ होने नहीं देते हैं। आप उस अखबार में नहीं छप सकते, दूसरी अखबारों वाले इसलिए नहीं छापते कि आप दूसरी अखबार में काम करते हैं। तो एक तरह से ये एक अवरोध है, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखा मैंने अखबारों से। एक विज़न वाइड हुआ जी, उससे एक दृष्टि बहुत बड़ी हुई। तो वहाँ सबसे बड़ा नुकसान देखिए, पत्रकारिता तब स्वर्णिम दौर था, लेकिन तब जो है ना, तब और अब में बड़ा अंतर आ गया है जी। तब कोई, जैसे हम कहते हैं, ये कोई अश्लील घटना हो गई तो उसका नाम तक नहीं लिया जाता था। अगर कोई मतलब रेप का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। अब तो खुलेआम इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगे हैं जो घर बैठकर मतलब टीवी को या सोशल मीडिया को देखना मुश्किल हो जाता है। जबकि अभी जो सरकारी तंत्र है वो इन चीज़ों से अछूत है। आपने अभी एक उपन्यास लिखा है, सद्य लिखित उपन्यास है आपका, कमरा नंबर 909 जी। ये कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि पर, उसकी विद्रूपताओं पर, उसकी समस्याओं पर, या जो सच में है और जो पृष्ठभूमि में है, उन तथ्यों पर आधारित है। बिल्कुल। आप कोरोना महामारी के माध्यम से क्या समाज को कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, कोरोना महामारी अभी भी चली रही है और मुझे लगता है अभी रचनाएं आई नहीं हैं, बहुत कम रचनाएं आई हैं जी। तो मुझे कई बार लगता है कि मुझे कोरोना इसलिए हुआ, मैं हॉस्पिटल दाखिल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे उपन्यास लिखना था जी। और मैं वहाँ रहा एक लोकल हॉस्पिटल में, तो वहाँ मैंने ये घर आकर, कमरा नंबर 909 तो फिक्शन में ही है, लेकिन ऐसे पात्र घड़े जिसकी बड़ी चर्चा भी हो रही है। बहुत लोगों ने पेपर लिख कर भेजे हैं। बहुत बड़ी उपन्यासकार हैं चित्रा मुदगल, उन्होंने बहुत फेसबुक पर लिखकर डाला है ये बहुत अच्छा उपन्यास है। और इसको अगर कोरोना को देखना है, पूरे विश्व को देखना है, तो आपको ये कमरा नंबर 909 ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये उन बकौल चित्रा मुदगल जी, और भी कई लोगों ने लिखकर भेजा है। चित्रा मुदगल का नाम मैंने इसके लिए कि बहुत बड़ी लेखिका है, साहित्य अकादमी अवार्ड उनको मिल चुका है। तो इसलिए कमरा नंबर 909 बिल्कुल फिक्शन में फिर वही बात है जी, रियलिटी भी है तो और फिक्शन भी है, दोनों का तालमेल सुमेल है। कमरा नंबर 909 जो कोरोना पर लिखा हुआ उपन्यास है। आपको आपदा में भी एक अवसर मिल गया। बिल्कुल। देखिए, लेखक वही है जो अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूल परिस्थितियां ढूंढता है, जो नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढता है। लेखक ही वही है। अगर वो नहीं ढूंढ सकता तो ये सब कुछ कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, स्मृतियों में जाना बहुत आसान है, स्मृतियों से निकलना बहुत मुश्किल है। स्मृतियों से एक लेखक ही निकल सकता है, क्योंकि वो अपने पन्नों पर उतार देता है, उसको गढ़ लेता है और अपने आप को हल्का कर लेता है। नहीं तो लेखक का दिमाग डस्टबिन बन जाएगा, वो फिर आम बंदे की तरह बिहेव करेगा, वो बस फंस कर ही रह जाएगा, निकल नहीं पाएगा जी। ये मुझे सहमत हूँ मैं आपसे। धन्यवाद। आपको केंद्रीय हिंदी निदेशालय से, भाषा विभाग पंजाब की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भिन्न भिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार रचनात्मक साहित्यिक अहम की तुष्टि करते हैं या फिर एक तसल्ली है कि आपके कार्य को सराहा गया? बस देखो, ना तो सराहा गया ना तसल्ली करता, ये आपको ना सोसाइटी में रिकॉग्नाइज करते हैं जी। आपका जो पुरस्कार मिलता है, पहले मुझे मिला केंद्रीय हिंदी निदेशालय का 1 लाख का पुरस्कार था जी। तो वो मिला तो अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोग पुरस्कार लेकर चुप कर जाते हैं। उनको लगता है कि बस पुरस्कार ले लिया तो आराम से बैठ जाओ। नहीं, मुझे लगा नहीं, ये तो मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है, मुझे अब इससे और अच्छा लिखना है। फिर मुझे 2019 का साहित्य शिरोमणि घोषित हुआ जी। जब घोषित हुआ तब कोरोना का उपन्यास मैंने नहीं लिखा था और मेरे सामने और चुनौती आ गई जी। इसी बीच मुझे उत्तर प्रदेश ने सौहार्द पुरस्कार से नवाजा, जो पंजाब में एक ही लेखक को मिलता है। और मेरे सामने और बड़ी चुनौती होगी कि मुझे उस चुनौती से जूझना है, मुझे कोई अच्छी कृति लिखनी है ताकि लोग ये ना समझे मैं पुरस्कार लेकर चुप हो गया हूँ। इसलिए मैंने ये कोरोना वाला उपन्यास लिखा है, चैलेंज समझकर भी लिखा और मुझे लगता है कि लिखा गया। बस वो सरस्वती माँ की कृपा है कि लिखा गया। और पुरस्कार आपको दायित्व देते हैं, बिल्कुल, कि आप और बेहतर लिखें, बिल्कुल और सकारात्मक चुनौती देते हैं, बिल्कुल, और बढ़िया लिखें।
अजय जी, आपके लेखकीय साधना की बात की हमने बहुत सारी। एक बिंदु रह गया, 9 दिशाएं उपन्यास, जो विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया जा रहा है। तो उस उपन्यास में नारी केंद्र में है, नारी विमर्श के ऊपर वो उपन्यास है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये आपका एकमात्र उपन्यास है जो नारी को केंद्र में रखकर लिखा गया? देखिए, वैसे तो ये उपन्यास नारी विमर्श की बात करता है, लेकिन इससे पहले एक उपन्यास मैंने लिखा था, उसका नाम है खुली हुई खिड़की जी। लेकिन ये दोनों नारी विमर्श की बात करते हैं, लेकिन ऐसे नारी विमर्श नहीं है जी। पुरुष अपनी बात कहता है, नारी अपनी बात कहती है जी। 9 दिशाएं का मतलब यही है जी भी हमारी 10 दिशाएं होती हैं। हाँ जी। 10 दिशाओं में 4 दिशाएं तो जो हैं वो हैं जी। कॉर्नर ले लो तो 8 दिशाएं होगी जी। एक दिशा ऊपर को है 9वीं और 10वीं दिशा नीचे को। हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा है, मतलब सब जगह यही लिखा हुआ है जी। तो मैंने उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था। जी। 9वीं दिशा जो है वो मर्द है जी। 10वीं दिशा जो है वो धरती है और नारी है। और मैंने उस अगर विरोधाभास होते हुए भी उनमें अगर कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो जिंदगी की, विवाहिक जिंदगी की जो पटरी गाड़ी है वो पटरी से हिलने लगती है जी। क्योंकि उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है जी। हमारी सृष्टि भी ऐसी है जी। 5 तत्वों की बनी है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश जी। और इन सारे विरोधाभास हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही ये विरोधाभास होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। ये मेरा इसमें मेन थीसिस था। इसी थीसिस के चलते ही एक विश्वविद्यालय ने इसको अपने पाठ्यक्रम में लगाया, शामिल किया। हाँ जी। जैसा कि अजय जी, हम सभी जानते हैं कि हम पिछले 1-1.5 साल से कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। बड़ी भयावह परिस्थितियां हैं, हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बिल्कुल। तो इन परिस्थितियों में आपका एक उपन्यास आता है, कमरा नंबर 909। बिल्कुल। तो ये कोरोना महामारी को केंद्र में रख के लिया गया या आपदा में से कोई अवसर ढूंढा गया या फिर उस पूरे फलक को, परिदृश्य को सामने लाना था जिसमें एक महामारी के चलते हम आम आदमी, एक डरा हुआ आदमी अस्पताल में, आम जीवन में कैसे विचरण करता है, कैसे अपने आप को बचाकर रखने के प्रयास में और उलझता चला जाता है। क्या ये एक प्रयास था लोगों को बताने के लिए कि महामारी से कैसे जूझना है? बिल्कुल। देखिए, उपन्यास का केंद्र बिंदु यही है, महामारी है जी। कमरा नंबर 909 में जो नायक अपनी कथा कहता है उसका कमरा नंबर 909 है जी। तो उसके माध्यम से पूरे विश्व को पकड़ने की कोशिश की गई है। महामारी के दौरान क्या क्या विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कैसे कैसे वहाँ के मरीज दहशत में रहते हैं जी। कैसे वो अपने आप को नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर लेकर जाने का प्रयास करते हैं। और ये सारी चीज़ें उस उपन्यास में उठाई गई हैं। उसमें ये भी बताया गया है कि जीवन और मृत्यु हम लोग साथ साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल सही। अगर हम सांस जब अंदर लेते हैं तो वो जीवन है, बाहर निकालते हैं मृत्यु है। पता नहीं कौन सा सांस अंदर ना आए तो समझिए वो मृत्यु है जी। तो इसलिए जो कोरोना महामारी का खास जो बिंदु है ना, मैंने इसमें इस पर फोकस किया है कि जिंदगी और मौत हम लोग साथ लेकर चलते हैं और इसी के इर्द गिर्द सारे पात्र बुने हैं जी। डॉक्टर साहब, जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहूँगी। एक साहित्यकार के रूप में क्या आप हमारे समाज को, युवा पीढ़ी को, नए लेखकों को, नवोदित रचनाकारों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि नए लेखकों को, कोई भी लेखक है उसको पढ़ना जरूर चाहिए जी। तो पढ़ेगा तो उसका विकास होगा। आजकल जो लेखक है, जब पाठक है, जब कोई व्यक्ति किताबों से टूट रहा है उसको किताबों से जुड़ना चाहिए। मेरा मानना है जो पढ़ेगा वही बचेगा, जो बचेगा वही रचेगा, ये एक टैगलाइन है। तो मुझे लगता है यही संदेश है जी। आपके इसी संदेश के साथ वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।